तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th बायोलॉजी के सेकेंड अध्याय को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है शोषण। ठीक है, इससे पहले मैंने अध्याय 1 को समाप्त कर दिया है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस टाइप से मैंने समाप्त कर दिया है। तो जाइए, जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके अध्याय 1 को देख के आइए, तब अध्याय 2 को देखना है। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं जाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रखा है, जाइए और जाके देखिए। और कैसा लगता है मेरा वीडियो, आप एक्सपीरियंस जो है कि कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के अध्याय 2, जिसका नाम है शोषण। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझते हैं। अगर आप अध्याय 1 पढ़कर अगर अध्याय 2 को पढ़ रहेंगे तो काफी बेस्ट तरीका से समझ में आएगा। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए शरीर को आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति पोषण के द्वारा होती है। बोलिए बच्चों, मैंने पिछले अध्याय में आपको बता दिया था कि जीवन संबंधी जितने भी क्रियाएं हैं उनको अगर सुचारू रूप से करेंगे तो उसके लिए हमको पोषण की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? पोषण की। और पोषण हमको कहाँ से मिलेगा? तो पेड़ पौधे या नहीं तो जीव जंतु से मिलेगा, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज दिया गया है कि ऊर्जा की पूर्ति के लिए पोषण पोषण के द्वारा होती है, यानी हमें ऊर्जा की जो पूर्ति होती है बच्चों, वो पोषण के द्वारा होती है। वातावरण से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का उनके मूल जटिल रूपों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग करना संभव नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग कोई भी वातावरण से या कहीं से भी कोई चीज प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसका जो जटिल रूप है उसका डायरेक्ट हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, उसका डायरेक्ट उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। वही यहाँ दिया है कि भोज्य पदार्थों को उनके मूल जटिल रूपों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग करना संभव नहीं है। इसलिए जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन के द्वारा उनके सरल रूपों में परिवर्तित किया जाता है, ताकि वे ऊतकों द्वारा आसानी से अवशोषित हो सके तथा उनका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए हो सके। समझ में आया? अभी मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो वातावरण से या फिर प्राकृतिक से या पेड़ पौधे से कहीं से भी कोई चीज प्राप्त करते हैं, क्या डायरेक्ट उसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं क्या बच्चों? हम अगर पेड़ पौधा से मान लीजिए चावल गेहूं या कोई फल वगैरह अगर हम लोग प्राप्त करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? उसका पहले हम लोग उसको पकाते हैं। पकाने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? पाचन के माध्यम से उसको सरल अवयव में बदल पाते हैं। उसके बाद उसका शरीर में जो है कि डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ऊर्जा हमको मिल पाता है। कि हम लोग सेब लिया, सेब का पाचन हो गया। कोई चावल लिए, चावल का पाचन हो गया। क्या ऐसा होता है? नहीं, उसको हमको क्या करना पड़ता है? उसको अच्छा तरीका से सिझा के आग पर पका के उसके बाद हम लोग उसका सेवन करते हैं, और वो पाचन क्रिया के द्वारा वो ऊर्जा में बदल पाता है। और ऊर्जा में तभी बदलेगा जब तक उसको शोषण नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं बदलेगा। उसको शोषण प्रक्रिया हो पाता है हमारे अंदर, उसके बाद वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो समझ में आया? एक बार फिर से इसको रीडिंग दीजिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। यहाँ दिया गया है कि पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए शरीर को आवश्यक ऊर्जा ऊर्जा की पूर्ति पोषण के द्वारा होती है। वातावरण से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का उनके मूल जटिल रूपों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग करना संभव नहीं है। इसलिए जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन के द्वारा, किसके द्वारा? पाचन के द्वारा उनके सरल रूपों में परिवर्तित किया जाता है, ताकि वे ऊतकों द्वारा, ऊतक किसको बोलते हैं? अगर मान लीजिए मेरा स्किन, इसको अगर हम हटाएं तो सादा सादा वाला परत आता है, उसको ऊतक कह सकते हैं। ताकि वे ऊतकों द्वारा आसानी से अवशोषित हो सके तथा उनके उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए हो सके। ठीक है बच्चों, ऊर्जा के उत्पादन के लिए हो सके। अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया था। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से जो हम लोग का भोजन शरीर में पच जाता है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसका जो पाचन है ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा?
ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, यानी कि भोजन का जो अणु है हमारे शरीर के अंदर जाके वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना होगा ऑक्सीजन के द्वारा होता है। भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण दो परिस्थिति में संभव होता है। भोजन का जो हमारे शरीर में ऑक्सीकरण होता है वो दो परिस्थिति में होता है। कितना परिस्थिति में? दो परिस्थिति में होता है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फिर भी जो है कि उसका ऑक्सीकरण होगा। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फिर भी जो भी हम लोग भोजन करें उसका अणु का ऑक्सीकरण होगा, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसे हम लोग अवायवीय शोषण कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? उसे अवायवीय शोषण। यानी कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं वो भोजन का जो अणु है, ठीक है, भोजन का जो अणु है वो हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, भोजन हम खाएंगे तो वो टूट के अणु में बदलता है, उसका जो है ना ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कैसे होता है? तो वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसे हम लोग अवायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण। दूसरा है बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे हम वायवीय शोषण कहते हैं। तो फाइनली आपको यही समझना होगा। यहाँ देखिए, भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण दो परिस्थिति में संभव है। कितने परिस्थिति में? दो परिस्थिति में संभव है। पहला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्या? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसे अवायवीय, तथा दूसरा ऑक्सीजन की, सॉरी बच्चों यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस हो गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसे अवायवीय कहते हैं, तथा दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसे वायवीय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा बहुत क्या होती है? कम मात्रा में होती है। यानी कि जब भी भोजन का जो ऑक्सीकरण होगा बच्चों, अणु का ऑक्सीकरण होगा, वो भी वायु की अनुपस्थिति में। तो आपको याद रखना होगा कि वायु की अनुपस्थिति में भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है तो उससे कम ऊर्जा निकलता है, बहुत ही कम ऊर्जा होती है। वही यहाँ दिया कि बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होता है। कब? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होता है। भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। यानी कि जो हमारा अवायवीय शोषण है, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा अवायवीय शोषण है ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन जब भोजन का ऑक्सीकरण, यानी कि भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसे हम लोग वायवीय शोषण कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। ठीक है, और हम लोग जैसे मानव हो गया या कोई बड़ा बड़ा जानवर हो गया, उसमें वायवीय शोषण होनी चाहिए, क्योंकि अगर वायवीय शोषण होगा तब ना उसको अधिक ऊर्जा मिल पाएगा। वही चीज यहाँ है। भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त होती है, इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। अतः शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। देख लिए, शरीर में को क्या क्या चाहिए? शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है, अतः बृहत रूप में हम लोग कह सकते हैं, अतः बृहत रूप में श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन क्या है? तो श्वसन बृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। शरीर में ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। आपको ये चीज माइंड में रखना होगा। मैं ऊपर कर दूं, हाँ यहाँ अब आपको फॉरेस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, बृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपको समझ में आया? इसी को याद रखना है। अब आइए कुछ हम लोग टॉपिक को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आगे है हम लोगों का ऊर्जा के उत्पादन के लिए
कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज, याद रखिएगा, ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो एनर्जी का उत्पादन होगा, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, या कभी कभी वसा या विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल का जो है ना बच्चों विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन किया जाता है, जिससे इसका जो बंधन है, इसका जो बॉन्ड्स है, किसका बॉन्ड्स है? इसी का, ग्लूकोज का, वसा का, एमिनो अम्ल का बंधन जो है टूटते हैं। बंधन क्या होता है? इसका टूटता है, टूटते हैं, इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब यही जब ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, इसका जो बॉन्ड्स टूटेगा तो रासायनिक ऊर्जा जो है कि मुक्त होगा। ठीक है, आपको वही चीज याद रखना है। ये जो ऊर्जा मुक्त होगा, यही ऊर्जा एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी, वही चीज यहाँ दिया गया, यही ऊर्जा एटीपी जैसे विशेष प्रकार के यौगिक में रासायनिक बंधन से संग्रहित हो जाती है। इसी रूप में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग सभी जीव एटीपी के जलीय विलयन, किसका विलयन? एटीपी के जलीय विलयन के द्वारा करते हैं। एटीपी ही, ठीक है, एटीपी समझिए, एटीपी क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। एटीपी समझिए, एटीपी अगर कभी बोलेगा तो समझ जाइएगा ये जो है ना ऊर्जा है बच्चों, क्या है? ऊर्जा, जैविक ऊर्जा है। एटीपी ही समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। एटीपी ही क्या है? जैव कोशिकाओं में, देखिए यहाँ दिया है ना, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। क्योंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है। प्रश्न बनेगा कि एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको बोलना होगा कि शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है, इसलिए इन्हें जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा भी कहते हैं। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। आखिर जैव ऊर्जा का जो उत्पादन होगा, जो बनेगा, उसके लिए कोशिका किसी भी ना किसी चीज का उत्पादन तो करेगा ना यार, या उसका क्या करेगा? प्रयोग तो करेगा ना। तो वो ग्लूकोज का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन, क्या? कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। याद रखना है आपको कि जो ये ग्लूकोज है, इसको कोशिकीय ईंधन भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि कोशिका जो है, यहाँ देखिए दिया गया है ना, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जीवित कोशिका में होता है, इन्हें जैव ऊर्जा भी कहते हैं। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो मुख्यतः ग्लूकोज का उत्पादन करता है, इसी का उत्पादन करता है ना मुख्यतः। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं हम सभी। फिर यहाँ पर देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया को दिखाया गया है, जो कि मैं आपको नीचे के हेडिंग को ये सब पढ़ के तब आपको ये वाला समझाऊंगा, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, आइए, यहाँ पर दिया गया है कि इन क्रियाओं में सह उत्पादकों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी बनता है। ये जो हम लोग का प्रक्रिया होता है, ठीक है, इसके दौरान क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी बनता है। इस प्रकार उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और इस दौरान जो है कि हम लोग का ऊर्जा प्राप्त करने के दौरान जो भी क्या निकलता है, जल बच जाता है, वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं पसीना के माध्यम से, और नहीं तो उसे हम लोग मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब आइए शॉर्ट कोट में मैं इसका रिमाइंड करवाता हूँ। कैसे? शॉर्ट कोट में आप लोग केवल समझिए। आप सभी को पता है कि हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता है। आप लोग सुनिए, मोबाइल को रख दीजिए, ठीक है, साइड में, और आप अपने आगे में रख दीजिए, ठीक है, और आराम से सुनिए। अभी मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ, ये चीज आपको डायरेक्ट माइंड में बैठने वाला है। आप सभी को पता है कि हम सभी को दैनिक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा बोले तो एनर्जी की। आखिर ये एनर्जी प्राप्त कहाँ से होता है? ये जो एनर्जी है, आखिर ये प्राप्त होता कहाँ से है?
तो हम लोग भोजन करते हैं, चावल, दाल, सब्जी, मांस, मछली, तब ना हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी भोजन हम लोग के अंदर अगर गया तो वो डायरेक्ट वहां से ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऊर्जा का उत्पादन वो तभी होगा जब हम लोग शोषण करेंगे। शोषण यानी कि सांस लेंगे, क्योंकि सांस लेंगे तब ना हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, और जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो भोजन का जो अणु टूटेगा वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होगा, और उसके बाद वो कोशिका में जो है कि ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। और ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जो है हमें दो स्थिति में प्राप्त होता है, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय, ये सॉरी, ठीक है, अवायवीय शोषण, दूसरा होता है वायवीय शोषण। अवायवीय शोषण जब होता है, अवायवीय शोषण, इसमें क्या होता है, ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता है, क्योंकि इसमें उतना ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल पाता है। लेकिन जो वायवीय शोषण है, इसमें शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो ज्यादा भोजन के अणु पर क्रिया करके अधिक ऊर्जा बना पाएगा। ठीक है, तो वही सब ऊर्जा जो है कि एटीपी के रूप में जमा हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग को फाइनली दिया गया है। अब आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। अब वही एनर्जी जो हम लोग का शरीर में बनता है, वही एनर्जी का प्रयोग करके हम आपको पढ़ा पाते हैं, और आप पढ़ पाते हैं, मोबाइल चला पाते हैं, खेल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, स्कूल जा पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो ऊर्जा है। आप क्या कीजिए, एक दिन चावल दाल सब्जी खा लीजिए आराम से, और सांस लेवे नहीं कीजिए। ठीक है, सांस आप लीजिए ही नहीं। देखिए आपके अंदर भोजन का पाचन होवे नहीं करेगा, क्योंकि भोजन का पाचन तभी होगा जब उसको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकृत होगा ना तब ना ऊर्जा बनेगा, नहीं तो भोजन का पेट में चल जाएगा, बस रह जाएगा। हाँ, ठीक है, तो देखिए फिर से अब मैं इसी रासायनिक जो ये वाला दिया गया है समीकरण, मैं इसको आपको थोड़ा सा सीध करके बताता हूँ। देखिए यहाँ दिया गया है, अगर शोषण का परिभाषा एग्जाम में फंस जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। शोषण की परिभाषाएं इस प्रकार दी जा सकती है। शोषण वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण आप समझ रहे हैं, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर, ऑक्सीजन को क्या कर, ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। बाहर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना जी, फिर फेफड़ा के माध्यम से जाता है ना, अभी आगे हम बताएंगे कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं। शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन बोले तो ग्लूकोज, ठीक है, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में, ठीक है, विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में होता है, विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में होता है। वही चीज मैंने यहाँ कहा था ना कि मैं ये बात में समझाऊंगा। देखिए ये क्या है, मेरा C6H12O6 ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या ऑक्सीकृत होकर एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब प्लस में क्या बना रहा है, ये H2O बोले तो जल, अब प्लस में कुछ ऊर्जा भी मुक्त होता है। वही चीज यहाँ दिया गया है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकृत, ये देखिए ऑक्सीकृत यानी O2, ऑक्सीकृत यानी जो ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकृत कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की, विशिष्ट एंजाइम यहाँ देखो एंजाइम लिखा है ना, विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा बोले तो एटीपी, जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोशिका से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और वही सब चीज पुनः क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आप लोगों को आई होप कि यहाँ से लेके ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आपको 2 से 3 बार इसी को पढ़ना है, रट्टा मारना है, चाहे समझ के याद कर लेना है। एग्जाम में हो सकता है ये प्रश्न बन जाए कि शोषण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको लिखना है कि शोषण वैसी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं को हम लोग क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, शरीर की कोशिकाओं को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। जहां पर क्या होता है, इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकृत कई चरणों में एंजाइम की उपस्थिति में होता है। बच्चों किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ठीक है, जिससे ये क्या करता है, जैव ऊर्जा का उत्पादन करता है, और फिर इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो बाहर निकल जाता है शरीर से,
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस दौरान जो है कि H2O भी निकलता है, जो पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और नहीं तो हम लोग उसे मूत्र के माध्यम से भी शरीर से निष्कासित कर देते हैं, जो कि मैं अगले चैप्टर में, यानी कि आने वाले चैप्टर में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा कि शरीर से मूत्र और पसीना कैसे बाहर निकलता है। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण अगर जैसे ही बोले तो आप ये समझ जाइएगा कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलने वाला है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ही कम होने वाला है। अवायवीय, ठीक है, एनारोबिक, ठीक है, रिस्पिरेशन, यह श्वसन का प्रथम चरण है। यह श्वसन का क्या है बच्चों? प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी कि जो ग्लूकोज का जो 6 कार्बन होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए ये दिया है ना C6H12O6, ये उसका रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, और इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 6 है, ठीक है, और H यानी हाइड्रोजन की संख्या 12 है, O यानी ऑक्सीजन की संख्या 6 है, किसमें? ग्लूकोज में। तो वही चीज यहाँ दिया गया है, अवायवीय शोषण में दिया गया है। यह आप लोग देख रहे हैं, देखिए नीचे में, यह शोषण के प्रथम चरण है। इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, यह शोषण का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु, अभी मैंने देखा है ना, ग्लूकोज का 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन वाले अणु का आंशिक विखंडन होता है बच्चों। क्या होता है? आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज के 2 अणु पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण करता है, और इस दौरान जो है कि पायरुवेट का निर्माण होता है। पायरुवेट बोले तो 3 कार्बन वाले अणु, क्या? 3 कार्बन वाले अणु। ग्लूकोज जब टूटेगा तो 3 कार्बन वाले एक अणु का निर्माण करता है, जिसे हम लोग पायरुवेट कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट और अक्सर बच्चे मुझे कमेंट करके या फोन करके पूछते हैं कि सर पायरुवेट समझ में नहीं आया। तो मैं पायरुवेट समझा दूं कि जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, टूटता है, तो वो ग्लूकोज का जो 6 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है ना जी, 6 कार्बन जब वो टूटता है, उसका जब विखंडन होता है, वो 3 कार्बन वाले अणु में बदल जाता है। वही 3 कार्बन वाले अणु में जो बदलता है उसी को हम लोग पायरुवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरुवेट कहते हैं। वही पायरुवेट का निर्माण होता है, और यह होता क्या है? तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में होता है। यहाँ देखिए दिया गया है ना, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव में होता है, तथा इसका प्रत्येक चरण एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित, यहाँ देखिए बच्चों, उत्प्रेरित, ठीक है, ऐसे आप देखिए, उत्प्रेरित होता है। इस प्रक्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, अभी मैंने कहा था ना कि ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन होता है, यानी वो टूटता है, विखंडन होता है, अतः उसमें निहित ऊर्जा, जो ग्लूकोज के अंदर जो ऊर्जा है, निहित ऊर्जा, बहुत छोटा भाग ये मुक्त हो पाता है, बहुत ही छोटा भाग उससे मुक्त होता है अवायवीय शोषण में, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है ना जी। हाँ, मुक्त हो पाता है। शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में ही संचित रह जाता है। बाकी का जो ऊर्जा बचा पायरुवेट के बंधनों में ही, यानी कि कार्बन के 3 परमाणु वाले जो होते हैं, उसी में वो क्या रह जाते हैं बच्चों? ठीक है, संचित रह जाते हैं। पायरुवेट के आगे की स्थिति निम्नलिखित 3 प्रकार से हो सकती है। अब वो जो पायरुवेट की स्थिति दिखाया गया है, वो जो है कि 3 प्रकार से हो सकती है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, और ग्राफ के माध्यम से भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों एक एक कंटेंट बनाने में काफी समय लग रहा है। क्योंकि अभी देखिए रात के 11 बज रहे हैं, और मैं अभी आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। रात के 11 बज रहे हैं, पता नहीं 2 और 3 कब बज जाएगा मुझे पता नहीं, ठीक है। तो इतना मेहनत के लिए प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट बनाते रहूंगा। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से हमें कॉल कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, और हर एक प्रश्न के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, आप निश्चिंत रहेंगे। मेरे चैनल से आप तैयारी करेंगे,
आपको हर एक चीज मैं प्रोवाइड खुद कराऊंगा, ठीक है। अगर नोट्स भी चाहिए तो नंबर पर व्हाट्सएप से हाई कीजिए, मैं आपको फ्री नोट्स मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, प्लस में जो भी नोट्स मेरे पास बनते हैं वो भी मैं आपको फ्री में दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और तैयारी जोरदार होनी चाहिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क नंबर में कि जब हमें ऑक्सीजन कम मिलेगा, बच्चों आप ही सोच सकते हो ऑक्सीजन कम मिलेगा तो उसके साथ क्या होगा। देखिए यहाँ पर पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो ये पायरुवेट है जो कार्बन के तीन, वही बताए थे ना, हाँ 3 कार्बन वाले अणु, पायरुवेट यानी 3 कार्बन वाले अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं तो इथेनॉल में, किसमें, इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो कि ईस्ट में होती है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। और ईस्ट क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है, यानी कि सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय, जो कवक कहलाता है, ठीक है। आप यही चीज को यहाँ देखिए क नंबर में, यही है ना ग्राफ के माध्यम से। ये जो ग्लूकोज है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, वो कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। उसमें ये जो है C6H12O6 यानी कार्बन के, यहाँ पर ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु है और वही जब टूटता है पायरुवेट में तो कार्बन के 3 में बदल जाते हैं, यानी कार्बन के 3 परमाणु 3 अणु में बदल जाते हैं, ठीक है। अब प्लस में एटीपी के तौर पर ऊर्जा भी निकलता है उससे। तो ग्लूकोज का जो 6 अणु है वो टूट के ग्लूकोज के 3 अणु में बदलता है, तो वही पायरुवेट कहलाता है, प्लस में ऊर्जा भी मुक्त होती है इससे। तो होता क्या है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो इथेनॉल और प्लस में CO2 का निर्माण करेगा। किसका किसका निर्माण करेगा, इथेनॉल और CO2 का निर्माण करेगा। और यह प्रक्रिया ईस्ट में होता है, ईस्ट बोले तो कवक में होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग पाव रोटी वगैरह बनाने में भी करते हैं, ठीक है। पाव रोटी जब हम लोग बनाते हैं ना उसमें एक ईस्ट पाउडर आता है, आप मार्केट में अवेलेबल है, आप उसमें क्या होता है मैदा में वह ईस्ट पाउडर डाल दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा वही जो मैदा होता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा वो फूल के बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से हम लोग पाव रोटी खाते हैं। कभी आप एक पाव रोटी का टुकड़ा लीजिएगा जो चरखुट टाइप का होता है ना, उसको आप हाथ से प्रेस करके उसे आप छोटा बनाने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा कितना छोटा बन जाएगा, सोचिए कितना काफी छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जब पाव रोटी का निर्माण करते हैं, पाव रोटी जब भी बनाया जाता है फैक्ट्रियों में तो उसमें ईस्ट पाउडर यानी कि कवक डाला जाता है उसमें, ठीक है। और किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और आपको ये चीज हमेशा याद रखना होगा कि ईस्ट जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से। किस प्रक्रिया के, किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से। होगा तो मैं इसे आगे एक्सप्लेन और विस्तार से करूंगा चित्र के माध्यम से, बट अभी आप यहाँ ये देखिए। तो वही चीज यहाँ दिया गया, इथेनॉल और CO2 का निर्माण करेगा, कब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या दिया गया है, हर नंबर में है कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारे मांसपेशियां, ऑक्सीजन के अभाव में जब हमें ऑक्सीजन अच्छा तरीका से नहीं मिल पाएगा तब हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल, वही लैक्टिक अम्ल जो हमारे शरीर के अंदर अगर जमा हो जाए तो हमें पेन करना शुरू कर देता है, शरीर दर्द करना शरीर शुरू कर देता है, ऐंठना शुरू कर देता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशीय कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल संचय से दर्द होने लगता है। जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो हमें दर्द होने लगता है, ठीक है। बहुत ज्यादा चलने से, जब हम लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं, या फिर हमारे मांसपेशियों में ऐंठन या तकलीफ होने लगती है। कभी कभी आप लोग घर का काम ज्यादा करते होंगे, या अगर आप लड़कियां हैं तो आप लोग घर में कभी कभी कोर कुटुंब आ जाता होगा तो आप लोग देखते होंगे बाबू लोग कि बहुत काम आप लोग करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, हम काफी थक गए हैं, मेरा पैर दर्द कर रहा है, अरे वो पैर दर्द उर्द नहीं है, वो उसमें लैक्टिक अम्ल जम गया है। अगर आप बॉयज हैं, अगर आप लड़के हैं तो आप लोग कभी कहीं घूमने चल जाते हैं, या फिर मम्मी लोग कोई वैसा काम कह देती है जिसमें कि काफी भीड़ होता है, यानी कि काफी डिफिकल्ट होता है वो काम, बट हमें करना होता है। तो जब आप उस काम को करते हैं तो क्या होता है,
हम लोग का जो शरीर वो दर्द करने लगता है, पेन करने लगता है, वो उसका रीजन है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड के साथ क्या होता है, हम लोग जब कोई भी काम अधिक करते हैं, जब अधिक करते हैं या हड़बड़ हड़बड़ में करते हैं, दौड़ते हैं या फिर कोई भी काम स्पीड में करते हैं, तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कम मिल पाता है, शरीर को पूर्ण ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, शरीर को पूर्ण ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और वही लैक्टिक अम्ल हम लोगों को दर्द देने लगता है शरीर में, पीठ में। ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, आराम से जो है कि खाना पीना खा लीजिए और आराम से सो जाइए। तो जब आप सोइएगा तो शरीर में पूरा ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो पूरा उसका जो है कि पूर्ण ऑक्सीजन होगा, पूर्ण ऑक्सीजन उसको मिलेगा, तो ऑक्सीकरण अच्छा से हो पाएगा। तो इससे आपको काफी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब हम काम करते हैं, दौड़ते हैं, तो ऑक्सीजन हम लोग का शरीर को नहीं मिल पाता उतना अच्छा से, और फिर हम लोग के साथ लैक्टिक अम्ल जम जाता है। इसीलिए हम लोग कभी दौड़ते हैं तो हंसते हैं, ताकि हम लोग का जो शरीर क्यों हंसने लगता है, क्योंकि शरीर सोचता है कि शरीर में जो भी कोशिका, सबको ना ऑक्सीजन चाहिए जी। तो सबको ऑक्सीजन देने के लिए वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना चाहता है, इसीलिए हम लोग हंसने लगते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है। तो अगर मैं इसको ग्राफ के माध्यम से, ऊपर दिए गए चित्र के माध्यम से समझाऊं, तो ये देखिए, ख नंबर में है ऑक्सीजन के अभाव, यानी उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो पेशीय कोशिका में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है। यही पायरुवेट जो है, क्या लिखा है, पायरुवेट। ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में, किसके अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो ये जो पायरुवेट है, ये किस में बदल जाएगा, लैक्टिक अम्ल में बदल के हम लोग को पेन करेगा। नेक्स्ट हम लोग का ग नंबर देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हमें ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, पूर्ण उसका ऑक्सीकरण होगा। तो उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे वायवीय शोषण कहते हैं। वही चीज यहाँ ग नंबर में यहाँ दिया गया है, देखिए ग नंबर में है ना, यहाँ आप देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पायरुवेट को पूर्ण ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादातर ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि सारा ऊर्जा यही जमा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, पूर्ण उसका ऑक्सीकरण होगा, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जो हम लोग रिलीज करेंगे मनुष्य। हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो ऐसा तो कि थोड़ा मोड़ा होता है, हम लोग का अवायवीय शोषण हम लोगों में नहीं होता, हम लोग में वायवीय शोषण होता है, यानी कि ऑक्सीजन हम लोग को पूरा मिलता है। तो जब हम लोग को पूरा ऑक्सीजन मिलता है तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज मतलब समझे, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ, आवाज गई आपको, हाँ, तो ये जो सांस बाहर निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला। जब हम लोग सांस लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, तो CO2 रिलीज होगा, और क्या होगा, H2O यानी कि जल भी निकलेगा। ठीक है, प्लस में हम लोग को ऊर्जा भी मिलेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विस्तार पूर्वक ये जानेंगे कि वायवीय शोषण क्या है। बच्चों, मैं थोड़ा स्पीड पर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वीडियोस को कोई जो है ना बहुत स्लो मोशन में देखे। ठीक है, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द चैप्टर को खत्म करें, ताकि बच्चा संपूर्ण तैयारी कर पाए, क्योंकि सिलेबस काफी है। तो मैं शॉर्ट टाइम में खत्म करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी जो है कि बच्चों पर जो है ना, ये वीडियोस लंबा ही बन जाता है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं और शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा आने वाले टाइम में। दूसरा है हम लोगों का वायवीय शोषण। वायवीय शोषण बोले तो समझ जाइएगा कि ऑक्सीजन उसको पूरा मिलेगा तो पूर्ण शोषण होगा, और होगा कहाँ, कोशिका में। ठीक है, और वहां से एनर्जी जमा होकर चल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जो मैंने ऊपर कह दिया था। फिर भी आइए देख लेते हैं। शोषण के प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, किसके लिए, पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। देखें, अभी मैंने कहा था ना, शोषण के प्रथम चरण में बना पायरुवेट, जो पायरुवेट का निर्माण होता है, वो पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, पूरा ऑक्सीकरण हो सके, इसके लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। कहाँ चला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है, और वहां ऑक्सीजन तो रहता है। तो पायरुवेट का विखंडन होता है, 3 कार्बन वाले पायरुवेट
अणु विखंडन होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। देखिए ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, लेकिन वो 3 में बदल जाता है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं, 3 कार्बन वाले। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। जल तो मुक्त होगा ही, और क्या मुक्त होता है, रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। अभी जैसे कि मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए तो सर एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए। वो एनर्जी मिला कहाँ, हम भोजन किए, भोजन के माध्यम से सांस ले रहे, सांस ले तो हमको पूर्ण ऑक्सीजन हो पा रहा है, वायु शोषण कराएगा, पूरा ऑक्सीजन हमको मिल पा रहा है, तो वही चीज होता है। फिर वहीं पर पायरुवेट का निर्माण होता है, फिर वही माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां से हमको ऊर्जा मिल पाता है, और वही ऊर्जा की वजह से हम आपसे बोल पा रहे हैं। धीरे धीरे मेरा ऊर्जा जो है कि खत्म हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो मम्मी खाना बना के रखिए, जाएंगे और खाएंगे, तो पुनः हमको रात भर में क्या होगा, हम प्रिपेयर हो जाएंगे, और जब हो जाएंगे तो फिर सुबह पढ़ाएंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। एटीपी अणुओं में संचित हो जाता है, और एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है, उससे वही दिया है ना, एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है बच्चों, उससे कोशिका के अंदर, दिख रहा है क्या, हाँ, कोशिका के अंदर होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया हो पाती है, और यही ऊर्जा जो मिलता है भोजन के माध्यम से, फिर शोषण के माध्यम से, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर वहां से जो भी ऊर्जा मिलता है, वही ऊर्जा का प्रयोग हम लोग, वही चीज यहाँ दिया है कि जैव क्रियाएं संचालित होती है, यानी कि हम लोग अपना दैनिक कार्य कर पाते हैं, चाहे जो भी हो। आप लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो आप लोग वही खाना की वजह से कर पाते हैं। किसी दिन खाना नहीं खा के जाते हैं पढ़ने के लिए, तो देखते हैं कितना गुस्सा बढ़ता होगा आप लोग को। हाँ, उससे भी तो ज्यादा गुस्सा तब बढ़ेगा, मैं आपको बता दूं कि जब आप आइएगा कहाँ से, स्कूल जाइएगा, स्कूल से जब घर आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो घर में खाना खत्म, तब जो गर्म होता है माइंड, उसका तो जवाब ही नहीं है, ले बर्तन फेंक फाक शुरू हो जाता है। बोलिए आप लोग ऐसा कभी किए हैं क्या? अगर किए हैं तो बताइए आप हमको, ठीक है, पूरा फ्रेंडली होके पढ़िए आप हमसे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है अब अवाव्य एवं वाव्य शोषण में अंतर, यानी कि प्रश्न ये बन जाएगा कभी कभी कि शोषण में अंतर को बताइए सर जी, क्या अंतर है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर बताइए। तो यहाँ तो इनके 5 नहीं बल्कि 4 अंतर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि कभी भी अगर अंतर की बात आए, तो एग्जाम में आपको अंतर इस टाइप पे नहीं लिखना है, भले यहाँ बुक में दिया गया। देखिए मैं आप लोगों के लिए पहले से लिख के लाया हूँ कि कभी भी अगर अंतर लिखने के लिए रहे, अंतर देखिए यहाँ है ना, अंतर लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है, कभी भी अंतर लिखना होगा तो 2 चीज में लिखना होगा, तो आपको क्या करना है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न बना है कि वायवीय शोषण तथा अवायवीय शोषण में अंतर लिखे, तो देखिए एक टाइप इधर कर दीजिएगा, बीच में लाइन पार के, दूसरा इधर, और आपको नंबर वाइज यहाँ लिखते जाना है। देखिए ना, 1 नंबर लिख दीजिए, फिर इसका यहाँ, इधर नंबर नहीं देना है, फिर यहाँ, फिर इसी का इधर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। हालांकि अगर 2 नंबर का पूछे आपको, 2 नंबर में अगर रहेगा अंतर, तो आपको 3 लिखना है, 3 लिखिएगा तो आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर में पूछ दिया बच्चों, 5 नंबर में अगर अंतर पूछ दिया, तो आपको कम से कम 5 अंतर लिखना है, ठीक है। अगर हालांकि 2 नंबर में पूछिए, अगर आप 5 जान रहे हैं, तो कोशिश कीजिए लिख दीजिए, एग्जामिनर को लगेगा ये जो स्टूडेंट है काफी टैलेंटेड है, और आप उसके नजर में अच्छा बन जाइएगा, और आपका कॉपी अच्छा खासा चेक होगा, ठीक है। तो अंतर देख लीजिए कैसे लिखिएगा, इस टाइप से लिखिएगा। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, जैसे मैं एक करके बताता हूँ, ठीक है, मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दिया गया, यहाँ पर वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर कि यहाँ पर 1 नंबर में कि वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। दूसरा यहाँ नीचे क्या है, जबकि अवायवीय शोषण इसकी अनुपस्थिति में होती है, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। समझ में आया? आपको लिखना है यहाँ पर, या नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इससे भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये जो शोषण है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये जो शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नहीं तो आप बार बार ये भी डाल सकते हैं कि वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो लिख दिया ना, बस। फिर लिखना है 2 नंबर में, वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव में
द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तो आपको यहाँ 2 नंबर में लिखना है कि वायवीय शोषण है ना, यहाँ क्या है, वायवीय शोषण का प्रथम चरण लिखना है। वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें लिखना है अवायवीय शोषण में कि अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन का जो भी है क्या इधर गया, हाँ, ऑक्सीजन का यहाँ दिया गया है, जबकि अवायवीय शोषण में पूरी क्रिया जो है कि कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें क्या लिखना है, अवायवीय शोषण में पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें क्या होती है, कोशिका द्रव्य में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेरा ये लिखने का उद्देश्य ये था कि आपको वायवीय शोषण तथा अवायवीय शोषण में किस टाइप से लिखना है वो आपको समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य ये था, तो आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से लिखना है। तो आइए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यानी ये वायवीय जो शोषण है, ऑक्सीजन मिलेगा तब होगा, ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब होगा। वायवीय शोषण का पहला जो क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होगा, जबकि अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होता है। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य कोशिका में होता है रे बच्चा, कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, कोशिका में। ठीक है, तीसरा नंबर में दिया गया है यहाँ कि वायवीय शोषण में ग्लूकोज, वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जबकि अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरुवेट, इथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। मैंने आपको कहा था ना, जब ऑक्सीजन मिलेगा, पूरा शरीर को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी पूरा हो जाएगा हम लोग का, सही से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, H2O निकलेगा, ऊर्जा मिलेगा, बस बात खत्म। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इथेनॉल बनेगा, तो कभी लैक्टिक अम्ल बनेगा वही चीज यहाँ दिया गया है। आई होप 3 नंबर भी समझ में आ गया। 4 देखिए, लाइक कर दीजिए बच्चों जल्द जल्द। वायवीय शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूं मेरे महाराज। वायवीय शोषण में क्या होता है, वायवीय शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। यानी ये वाला जो शोषण है, अवायवीय शोषण में ऊर्जा ज्यादा बनेगा और ये अवायवीय शोषण में कम बनेगा। वायवीय में ज्यादा बनेगा, अवायवीय में कम बनेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो ऊर्जा ज्यादा बनेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा ऊर्जा भी कम मुक्त मिलेगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए, यहाँ पर एक चीज दिया गया है, आप इसको समझिए। एक प्रक्रिया है यहाँ पर, मैं आपको ये प्रक्रिया रीडिंग नहीं दूंगा, मैं आपको ये शॉर्ट कोट में मैं ये समझा दूंगा कि ये क्रियाकलाप एक है क्या। ये एक क्रियाकलाप है, आप वीडियो को देखिए लगातार फोकस के साथ, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, मैं रीडिंग नहीं दूंगा। यहाँ पर क्रियाकलाप 1 में यहाँ पर बताया गया है और यहाँ ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, और साथ साथ हालांकि वातावरण में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हम लोग का मुंह में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसी को देखना है। तो करना क्या है, आपको लेना है 2 प्रखनली। देखिए यहाँ पर जैसे कि एक छोटी बच्ची है, ठीक है, यहाँ पर 2 प्रखनली लेना है। दोनों प्रखनली में आपको क्या डाल देना है बच्चों, चूने का पानी। मैं आपको एक चीज पहले डिस्कस कर दूं और मैं आपको समझा दूं कि कभी भी अगर चूना के पानी में अगर CO2 हम मिलाएंगे, किसमें, चूना का पानी में, अगर आप लोग के पास चूना है या फिर अगर आप लोग के अगल बगल में कोई खैनी चूना खा रहा है ना, तो उसका चूना कभी आप चुटके से लेके पानी में घोल के, ठीक है बच्चों, पानी में घोल के उसमें इस टाइप से फूंक मारी। जैसे यहाँ देखिए एक लड़की फूंक मार रही है, आप कोई संठी, आपके पास तो व्यवस्था होगा नहीं कि फूकने के लिए कोई अलग से नीड लाएं या कोई चीज लाएं, तो आप संठी वगैरह देखे है ना जी, चूना का पानी घोल लीजिए कटोरी में, ठीक है, अब फूंक मारिए। जैसे ही फूंक मारिएगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, पूरे दूध के जैसा हो जाएगा, ये दूधिया हो जाएगा। यही इसका प्रूव करने का तरीका है। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या बताया कि चूने के पानी में जब भी हम क्या घोलेंगे, चूने के पानी में जब भी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज करेंगे तो वो पानी पूरा दूधिया हो जाएगा। इसी चीज को हमको फिक्स करना है और समझाना है। तो आप ये समझिए कि हम लोग का मुंह में ज्यादा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे सिद्ध करते हैं। आपको क्या करना है, एक सुई का सिरिंज लेना है। सुई का सिरिंज आप लोग जानते होंगे, कभी कभी ना पड़ा हुई होगा आप लोग का, सुई होगा ही कहीं आसपास में, ले लीजिए। इसमें भी चूने का पानी घोलिए, इसमें भी घोलिए।
क्या करना है, सिरिंज को इस टाइप से करके खींचते हैं ना, ऐसे करके खींचे वातावरण में, ठीक है। आप अगर देख पा रहे हो तो ये मेरे पास तो पेन है, जैसे कि ऐसे करके हम लोग खींचते हैं ना, ऐसे करके वातावरण से ऑक्सीजन लीजिए या हवा लीजिए, इसमें डाल दीजिए, जैसे यहाँ डाला गया है। आप प्रेस कीजिए, यहाँ से प्रेस करके इसको दाबिए, इसमें छोड़िए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िएगा, देखिएगा दूधिया नहीं होगा, होगा लेकिन अभी नहीं होगा। फिर आपको वातावरण से लेना है, यानी कि सुई को पानी से बाहर करना है, ये पानी से बाहर कर लिए, फिर ऐसे करके हम क्या किए, ऑक्सीजन को यानी कि बाहर के गैस को खींच लिए, और खींच के इसमें हम फिर से उसके माध्यम से यानी कि दाब के इसमें हम क्या डाल दिए, वही हवा डाल दिए, क्योंकि हवा में सभी गैस मौजूद होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप समय को नोट करना है, कुछ समय नोट करना है कि देखते हैं कितना समय में जो है कि दूधिया हो जाता है। तो आपको इसका समय नोट करना है कि कितना कितना बज रहा है। पुनः क्या करना है आपको, ये जो चूना का पानी लिए ना आप, इसमें क्या करना है, कोई इस टाइप का जो है कि अगर आपके पास अगर अवेलेबल हो तो लीजिए, और इसको इसमें डाल के यहाँ से फूंक मारिए। हालांकि अगर आप लोग के पास नहीं तो प्रैक्टिकल करने के लिए आप संठी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि संठी के बीचों बीच हवा चला जाता है, और नहीं तो आप पाइप वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, ये या स्ट्रो वगैरह का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेब में कहाँ जाइएगा, ठीक है, नहीं तो लेब जाइए, लेब में कीजिए, साइंस लेब में ये सारा का सारा व्यवस्था होता है। अब ये नहीं कि चूना का पानी फूंक मारा, घींच नहीं लीजिएगा, घींचिएगा चूना का पानी फिर मुंह तो अंदर में कट जाएगा, क्योंकि चूना मुंह जाएगा तो कट जाएगा ना। चूना का पानी घींच नहीं लीजिएगा, फूकना है, घींचना नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, चूना का पानी में हम फूंक मारेंगे। जब हम इसमें फूंक मारेंगे तो इसके तुलना में ये वाला जल्दी से क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। रीजन बताइए कि, क्योंकि जब हम लोग फूंक मारेंगे तो डायरेक्ट उसमें केवल और केवल CO2 वो भी अधिक मात्रा में निकलेगा और पानी को दूधिया कर देगा। बट इसको मैंने जो टाइम नोट किया, इसको दूधिया होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वातावरण से जब हम वो खींचे हवा को, तो हवा में ऑक्सीजन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सभी गैस मौजूद था ना, इसीलिए इसको टाइम लगेगा। लेकिन इसमें जब हम फूंक मारेंगे तो इससे केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, इसलिए तुरंत ये जो है कि दूधिया हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, होता है, होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये प्रैक्टिकल, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा भी गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा चीज दिया गया जो मैंने अभी बता दिया कि दूधिया हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और जो है कि यहाँ पर दिया गया है प्रक्रिया, ठीक है बच्चों, ये एक प्रक्रिया दिया गया है। अब इस प्रक्रिया में पहले यानी कि क्रियाकलाप 1 में मैं आपको ये सिद्ध कर दिया कि जितने भी मनुष्य होंगे, जितने भी मानव होंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ा तो आप लोग वहां देख ही लिए कि चूने के पानी को दूधिया कर दिया। तो आप लोग को ये मत सोचिएगा कि चूना का पानी में अगर हम चूना घोलेंगे तो वैसे ही दूधिया हो जाएगा, उतना नहीं होगा, लेकिन वो अभिक्रिया के बाद होगा, ठीक है। दूधिया मतलब समझते हैं जी, पूरा दूध के जैसा हो जाएगा, उसी को दूधिया कहते हैं। अब एक और प्रक्रिया यहाँ दिया गया, इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं, इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जितने भी, ठीक है प्यारे बच्चों, जितने भी सूक्ष्म जीव है, जितने भी छोटा छोटा सूक्ष्म जीव है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। आपको ये चीज मायने में रखना होगा। वही चीज यहाँ पर दिया गया कि आपको क्या लेना है, एक इस टाइप का जो है ना त्रिकोण टाइप वाला ले लेना है, ये देख रहे हैं ना आप ये ले लीजिए, इसका ऊपर को कोर्क वगैरह से बंद कर दीजिए। यहाँ दिया ना सीसी है ना, ये देखिए क्या है, कोनिकल फ्लास्क लीजिए, एक ले लिए। इसमें क्या करना है, यहाँ पर कोर्क लगा के इसको अच्छा से पैक कर देना है। शीशे की एक नली लेना है, ये इस टाइप का जो है ये नली लेना। आप चित्र को समझिए, क्रियाकलाप 2 भी समझ में आ जाएगा। इस टाइप से एक नली ले लिए, इसमें क्या करना है, ये जो प्रखनली देख रहे हैं इसमें चूना का पानी डाल देना है। अब इसमें क्या, ये चीनी का घोल होगा, आप इसमें थोड़ा चीनी मिला के थोड़ा देर छोड़ दीजिए, हिलाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये घुल जाएगा चीनी उसमें। फिर इसमें क्या कीजिए, ईस्ट डालिए। ईस्ट क्या होता है, मैं आपको पहले बोला था कि ईस्ट एक पाउडर टाइप का होता है, ठीक है। इसको जो है ना, ईस्ट यानी ईस्ट बोले तो कवक, ठीक है, कवक जो एक कोष की जीव होता है, कवक, ठीक है। इसमें क्या कर देना है आपको, जीव यानी वही सूक्ष्म जीव जी, ठीक है, इन्हें सोचिएगा बड़ा जीव, सूक्ष्म जीव है, ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है, इसमें डाल दीजिए। इसमें जब डालिएगा थोड़ा देर में क्या होगा, यहाँ किण्वन प्रक्रिया होगा। मैं आपको पहले बोल दिया था कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यहाँ देखिए मैंने बोला था ना,
कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी उसको ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा तो भी काम चलेगा, वो इथेनॉल और CO2 का रिलीज करेगा। तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है। वही चीज बाबू यहाँ पर भी है कि जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसमें जब हम क्या क्या डाल दिए आपको समझ आएंगे। चीनी का घोल है, इसमें जब ईस्ट डालेंगे कुछ देर छोड़ देंगे तो यहाँ इसमें किण्वन प्रक्रिया होगा, और किण्वन प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बनेगा तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो प्रखनली के माध्यम से एक तरीके से ढिचिक 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 करके जाएगा और इसमें आके गिर जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ चूना का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिला कि वैसे ही दुधिया हो जाएगा। मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि नहीं किया हूँ, बस दुधिया हो जाएगा। इससे सिद्ध होगा कि जितने भी जीव है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वही चीज यहाँ नीचे दिया गया। मैं अगर आपको समझाऊं तो देखिए, रीडिंग देते हैं कि आप जान चुके हैं कि सभी जीवों में शोषण के लिए ऑक्सीजन गैस का शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचाना, इस क्रिया के उपरांत बने CO2 गैस का शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। इस गैस विनिमय में हर जीव के श्वसन अंग भाग लेते हैं, जो वायुमंडल या जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे और अलग अलग जंतुओं में जो है कि शोषण के लिए अलग अलग क्रियाविधि होती है। और यहाँ से यह सिद्ध होता है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जो भी हो, वो सब कोई शोषण करता है, शोषण के दौरान CO2 रिलीज करता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी जीव है, क्या पेड़ पौधा जैसे हैं बच्चों, जैसे पेड़ पौधा हो गया या कोई वृक्ष हो गया, क्या सब एक ही तरह से शोषण करते हैं? क्या सब में शोषण करने का तरीका एक ही है क्या? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी में जो है कि ये करने का तरीका, यानी कि शोषण लेने का तरीका सभी में अलग अलग होता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि विस्तार से पढ़िएगा तो नॉलेज भरपूर मिलेगा। शॉर्ट कोट कहिएगा तो मैं कहानी के जैसा समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट बेस्ट रहे। ठीक है, विजय स्टडी पॉइंट से पढ़ के आप सच में विजय प्राप्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर है कि पौधों में शोषण कैसे होता है। तो पौधों में शोषण मैं केवल आपको कहानी के टाइप का बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। किसमें शोषण? पौधों में शोषण कैसे होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पौधों में शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण, इसके द्वारा शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। ठीक है, इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में पत्तियों के रंध्र पुराने वृक्षों में तनों की करी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों एवं अंतरकोश की स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। पौधों में जो बच्चों क्या प्रवेश करता है? ऑक्सीजन प्रवेश करता है। ठीक है, क्या प्रवेश करता है? उसमें ऑक्सीजन युक्त वायु जो प्रवेश करता है वो अलग अलग माध्यम से प्राप्त करता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं रीडिंग दे देता हूं ताकि आपको मैं डायरेक्ट जो कहानी टाइप से जो एक्सप्लेन करूँ वो आपको समझ आ पाए। ठीक है, स्थानों में जो है कि पौधे द्वारा प्रवेश करती है। पौधों की जड़ें मिट्टी की कणों के बीच में स्थित स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। जड़ों से निकलने वाले मूलरोम जो एपिडर्मिल कोशिकाओं किससे, यहाँ देखिए मूलरोम किससे बना होता है? एपिडर्मिल कोशिकाओं से विकसित होती है। मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती है। इन्हीं मूलरोमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। पुराने जड़ों में ऐसे मूलरोम नहीं होते हैं। ऐसी जड़ों में इधर गया, हाँ, ऐसी जड़ों में होती है। ठीक है, मूलरोम से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देती है। पुरानी जड़ों में ऐसे मूलरोम नहीं होते हैं। ऐसे पुरानी सब वृक्ष में नहीं होता मूलरोम। करों में तने, अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग दे देते हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। जड़ों से तने करी त्वचा से जो है कि वात रंध्र पाए जाते हैं। इन वात रंध्रों के माध्यम से शोषण गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं कारण से पौधों की जड़ें लंबे समय तक जो है कि जल जमाव होने के कारण मर भी जाता है, और जलीय पौधे भी विसरण क्रिया के द्वारा ही जो है क्या करते हैं?
जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं श्वसन क्रिया के द्वारा CO2 गैस मुक्त करते हैं। इसी प्रकार पौधे में गैसों का विनिमय क्रिया बहुत ही सरल हो पाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान की दिशा इसकी आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। दिन में श्वसन से निकली CO2 गैस का ऑक्सीजन पौधों प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस की जगह ऑक्सीजन यानी कि प्रकाश संश्लेषण से निष्कासन रंध्रों से निकलती है। रात्रि में चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो CO2 गैस रंध्रों द्वारा निकलती है। किसके द्वारा निकलती है? रंध्रों के द्वारा CO2 गैस रंध्रों के द्वारा निकलती है। पौधों में श्वसन की क्रिया जो कि निम्नलिखित प्रकार से होता है। अब उसी को हमको समझना है। आइए बच्चों, हम लोगों ने अभी इसको रीडिंग दिया। अब आपको देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप याद कर लीजिए जो कि पौधों में जो श्वसन होता है, पौधों में जो श्वसन होता है, ये चित्र को देखिए। पौधों में जो श्वसन होता है वो तीन टाइप से होता है। पहली तो आप सभी को पता है कि पौधा के अंदर जो जाता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वो पत्तियों के माध्यम से जाता है। आपको पता है कि नहीं पता है? मैंने पिछले अध्याय में बता दिया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, पत्तियों के माध्यम से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाता है। ठीक है, पत्तियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर गया। किसके माध्यम से? यहाँ समझिएगा अभी ध्यान से, क्योंकि अभी इसके अंदर ऑक्सीजन भी जाएगा। पत्तियों के माध्यम से इसके अंदर क्या गया? दिन का मैं बात कर रहा हूँ। दिन के समय में जब सूर्य का प्रकाश उगता है तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके, ठीक है, और वातावरण से पत्ती क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, खींच लेता है अपने अंदर। यानी कि उसमें पत्तियों में जब जल भर जाता है, मैं आपको गार्ड सेल्स सब के बारे में बताया था, तो वो फूल जाता है। जैसे ही वो फूलता है तो उसके अंदर क्या प्रवेश कर जाता है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है और अंदर में प्रकाश संश्लेषण करता है। तो पहले हम लोग ये जान गए कि इसके अंदर कैसे गया ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जानिए रात के समय में क्या होता है। पौधों की जो जड़ें होती है, पौधों की जड़ें, ये देखिए आप लोग ये देख पा रहे हैं, पौधे की जड़ें, ये जो बड़ा बड़ा है ये पौधे की, ये सब जड़ है, ये सब पौधे की क्या है? जड़ है। तो जड़ में एक छोटा छोटा जो है ना केस के जैसा, बच्चों केस के जैसा, आप केस जानते होंगे, केस के जैसा क्या होता है, छोटा 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 देखिएगा पौधे में निकला होता है, जिसे हम लोग मूलरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलरोम क्या करता है, मिट्टी के बीच में भी तो हवा है जी। अगर मान लीजिए यहाँ मिट्टी है, ऐसे करके अगर हम मिट्टी मान ले तो मिट्टी के बीच बीच में भी तो हवा है। आखिर मिट्टी के बीच में हवा है तब ना क्या होता है, जितने भी चाली वगैरह होते हैं जमीन के अंदर रहकर भी जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है। वही चीज है। तो ये पौधों में जो ये मूलरोम होता है, रात के समय क्या होता है, जब पत्तियों के माध्यम से नहीं जा पाता कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये लोग रात के समय क्या करता है, ऑक्सीजन को ही ले लेता है। किसको ले लेता है? हवा में ये जो जमीन में जो मिट्टी है, मिट्टी के बीच में जो रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान के बीच में, ठीक है, वो रिक्त स्थान के बीच में जो हवा भरा हुआ है उससे वो ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। और फिर जो है कि वो प्रकाश संश्लेषण करता है। और उस टाइम क्या करता है, रात के समय ये अगर ऑक्सीजन लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ये सब रात के समय क्या करता है, क्या लेने लगता है, जड़ के मूलरोम के माध्यम से। ये मूलरोम है, यहाँ मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण के बीच में जो हवा भरा वो मूलरोम लेता है, ये जड़ के माध्यम से ऊपर चला जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, तना के माध्यम से, ये जो तना है, तना के बीच में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे हम लोग वात रंध्र कहते हैं। यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है वात रंध्र। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? हाँ, वात रंध्रों कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वात रंध्र। उसके माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, कि ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन जैसे ही लेता है फिर रात के समय ये क्या करेगा, क्या मुक्त करेगा बच्चों मेरे? ये क्या मुक्त करेगा? हाँ बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा, क्योंकि लिया तो ऑक्सीजन। तो हम लोगों ने देखा कि सर ये तीन तरह से जो है कि ये अपने अंदर जो है कि शोषण करता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको याद रखना होगा, ठीक है, किससे? सबसे पहले ये याद रखिए कि अगर दिन का समय है, अगर दिन का समय है, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो वो पत्तियों के माध्यम से करेगा। पत्तियों के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा, अपने अंदर लेके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, पिछले अध्याय में मैंने पढ़ा दिया है, उसी से वो प्रकाश संश्लेषण करके कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ऑक्सीजन उसी के माध्यम से बाहर कर देता है।
लेकिन जो पुराने वृक्ष है, बहुत पुराने वृक्ष बरगद पीपल का आप लोग देखते होंगे, तो उसमें ये मूलरोम नहीं होता है, छोटा छोटा मूलरोम नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे वृक्ष क्या करते हैं, बहुत पुराने पुराने वृक्ष रात के समय में पत्तियों से जब वो नहीं कर पाते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो इससे करते, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, आम गाछ सब जो बड़ा बड़ा विशाल होता है, वो सब क्या करते हैं, ये जो देख रहे हैं ये तना, इसी से वो क्या लेना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन लेने लगता है। क्योंकि अगर दिन है तो ऑटोमेटिक पत्ता काम करेगा, पत्ता के माध्यम से वो क्या ले लेगा, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। लेकिन जब रात है, रात के समय है, तो रात में तो सूर्य उगेगा नहीं, जब सूर्य नहीं उगेगा तो समझ जाइए कि प्रकाश संश्लेषण तो होगा, लेकिन कहाँ से होगा, पत्ती से नहीं होगा, तब होने लगेगा या तो तना से होगा, नहीं तो जड़ से होगा। तो तना से क्या गया इसके अंदर, ऑक्सीजन गया, ठीक है, ऑक्सीजन गया, रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष छोड़ रहा है। अक्सर वृक्ष रात में क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये सब जो जवान वृक्ष सब है, यानी कि ज्यादा पुराना वृक्ष सब नहीं है, उसमें ये होता है, और ये रात के समय क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो आपको यहाँ ये चीज रखना है कि जितने भी पौधे होते हैं, लगभग का बात नहीं कर सकते, कुछ कुछ पौधे लेके चलते हैं हम लोग। बहुत पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि रात के समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन वही पौधे दिन में क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सब चीज को मायने में आपको रिलेट करके रखना होगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने ये जान लिया कि वृक्ष के अंदर ये कैसे होता है, वृक्ष के अंदर ये सब कैसे होता है, ठीक है, समझ में आया ना जी। हाँ, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत सारा पौधा ऐसा होता है, ठीक है, जो पानी में रहता है, तो कहाँ कुछ होता है, तो पानी में भी रहता है ना। हाँ, तो पानी में जो अगर बहुत सारा पौधा है, तो वही क्या करता है, मूलरोम के माध्यम से, बच्चों ये जो मूलरोम देख रहे हैं, जिससे हम लोग जलकुंभी भी कहते हैं, गाँव समाज में घेगवा बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे ना, नदी में जो रहता है। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, ये जो मूलरोम होता है, ये मूलरोम आप लोग क्या क्या बोलते हैं अपने भाषा में कमेंट कीजिएगा। ये जो मूलरोम क्या करता है, जल में मौजूद, पानी में मौजूद, क्या पानी में मौजूद जो जलीय पौधा का मैं बात कर रहा हूँ, पानी में मौजूद ऑक्सीजन को क्या करता है, वो ये कार्बन ऑक्सीजन को वो खींच लेता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को वो खींच लेता है, तो उसको जो चाहिए वो खींच लेता है और अपना प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। लेकिन इसी के तुलना में मैं अगर बात करूँ, इसीलिए कहता है कि अगर कोई वृक्ष है या कोई पेड़ पौधा, उसको ज्यादा समय तक पानी में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आम का वृक्ष है, तो ये जलीय पौधा तो है नहीं, तो इसको तो कभी पानी चाहिए कभी नहीं चाहिए, तो आप इसको बार बार पानी दीजिएगा, हमेशा पानी में रखिएगा, तो ये पौधा सूख जाएगा, ये पौधा क्या होगा, सूख जाएगा। क्योंकि देखिए दिन में तो प्रकाश संश्लेषण कर लिया, और रात में ये जो है कि मूलरोम जो है कि ये हवा को खींच ही नहीं पाता पानी के रहने के कारण, तो ये पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। इसीलिए हम लोग को ज्यादा पानी जड़ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको भी तो सांस चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में सांस चाहिए, उसको भी तो चाहिए ऑक्सीजन, सांस उसको भी तो चाहिए। रात के समय में तो जानते हैं कि पत्तियों के माध्यम से कोई भी गैस अपने अंदर लेगा नहीं, वो लेगा किससे, मूलरोम सबसे लेगा, तो उसको आप पानी से हमेशा ढक के रखते हैं, तो वो पौधा सूख जाता है और मर जाता है। वही चीज यहाँ पर दिया गया कि पौधे मर जाते हैं, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, मैं अभी जो जो बोला, आप मेरा वीडियोस को देखें, बहुत अच्छा कि आप लोग अगर अभी तक अगर आप लोग टिके हुए हैं, तो समझिए आप लोग बहुत ही जीनियस है, आप लोग पढ़ने वाले हैं जो मेरा वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तभी आप लोग देखें, नहीं तो आता है बहुत सारा स्टूडेंट वीडियो देखा बस गायब, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ दिया गया कि पौधों में शोषण की क्रिया जंतुओं के शोषण से जो है कि शोषण से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न, यानी कि अलग का बात कर रहा है कि कैसे पौधों में और जंतुओं में या जानवर में अलग होता है, कैसे होता है। यहाँ 2 टॉपिक दिया गया, देख लेते हैं तुरंत में। दिया गया है कि पौधों के प्रत्येक भाग, पौधों के प्रत्येक भाग से आप लोग समझ पा रहे होंगे, उसका टहनी से, उसका मूलरोम से, पत्ती से, अर्थात जड़ तना पत्तियों के अलग अलग भाग से भी शोषण हो जाता है। सही बात है, अभी मैंने बताया ना कि हर जगह से शोषण हो जाता है, किसमें, पेड़ पौधों में। जंतुओं की तरह पौधों में शोषण गैसों का विसरण नहीं होता है, जंतु में क्या होता है, पौधों की तरह विसरण नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ दिया गया पौधों में जंतुओं की अपेक्षा शोषण की गति धीमी होती है, और आपको याद रखना होगा कि शोषण की जो गति होती है वो पौधों में काफी स्लो मोशन में चलता है, ठीक है। मनुष्य में सांस लिया छोड़ा, अभी आप लोग वीडियो देखते हुए ना जाने कितना बार सांस लिए होंगे और छोड़े होंगे, और पौधा में बहुत धीरे धीरे, ठीक है, बहुत
धीरे धीरे शोषण होता है, धीरे धीरे, कि धीरे धीरे से दिल को चुराना। सुना है ना गाना, कि हमसे प्यार तुझे है, मुझे आता भी नहीं है, कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। अब आइए हम लोग देखते हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। इसमें जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है बच्चों? जो जंतु होता है, छोटा छोटा जो जंतु होता है, आखिर उसमें कैसे होता है? ठीक है, तो जंतु, आप यहाँ पर पहले ये जंतु को देखिए, अमीबा है, देखिए इधर से ऑक्सीजन लिया, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। ठीक है, ये क्या किया, इधर इससे क्या लिया, अपना ऑक्सीजन लिया और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, कि नहीं किया? फिर ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब छोटा छोटा जीव है, ठीक है, एक कोष के जीव है दोनों, अमीबा और पैरामीशियम एक कोष की जीव है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये है, आप लोग टिड्डा का नाम सुने होंगे, इसको कोई ना कई कई जगहों पर इसको राम जी का घोड़ा भी कहते हैं, टिड्डा हुआ ही। ठीक है बच्चों, ये जो टिड्डा है, इधर से क्या गया, ऑक्सीजन लेता है और फिर ये ऑक्सीजन का प्रक्रिया हुआ अंदर में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज करके बाहर करता है। और ये मछली है, मछली में जानबे करते हैं, इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो अभी मैं इन जंतुओं में शोषण कैसे होता है पहले मैं वो बताऊंगा। आइए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, रीडिंग देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे एक कोशिकीय जीव, उदाहरण के तौर पर अमीबा, पैरामीशियम में शोषण गैस बोले तो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान एक कोशिकीय झिल्ली से विसरण द्वारा होती है। किस द्वारा होती है? विसरण के द्वारा होती है। श्रेणी में बहुकोशिकीय जंतु जैसे कि हाइड्रा में शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है, शरीर की सतह से ही हो जाता है, ये शरीर की सतह है ना, शरीर की सतह से ही हो जाता है, हाइड्रा में होती है। गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण द्वारा होती है। उच्च श्रेणी के जंतु जैसे कि पक्षी, ममेलिया को अपने जीवन संबंधी क्रियाकलापों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसके लिए इन्हें शरीर विशिष्ट प्रकार का अंग होता है। कहने का मतलब जो छोटा छोटा जीव है उसको हल्का फल्का क्या चाहिए, ऊर्जा। एक कोष के जीव को क्या चाहिए? अधिक ऊर्जा चाहिए, है, तनी मनी चाहिए ऊर्जा, इसीलिए उसके अंदर कोई अलग से अंग नहीं होता है सांस लेने के लिए। अब तेलचट्टा हो गया और ये हो गया मछली वगैरह, ये मछली को हटा देते, मछली में होता है। ट्रेकिया हो गया, ठीक है, ये टिड्डा, टिड्डा, ये चित्र देख रहे हैं, ये टिड्डा, ठीक है, ग्रास होपर अंग्रेजी में कहते हैं, ग्रास होपर हो गया, तेलचट्टा हो गया। ये लोग को क्या, ये सब पहाड़ ढाता है क्या बच्चों? ये छोटा मोटा काम करता है, उड़ते रहती है इधर उधर इधर उधर। तिलचट्टा तो और खच्चर है, घर में आके रोटी वगैरह को आप लोग जान ही रहे हैं क्या करता है। ये टिड्डा उड्डा, ठीक है, ये सब तो खाली इधर उधर उड़ने का काम। इसको बहुत ही कम ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए इसको कम मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए ये लोग को देखिएगा कि अलग से इसमें कोई अंग नहीं होता है सांस लेने के लिए। लेकिन हम मनुष्य, शेर, भालू, ये सबको अधिक ऊर्जा चाहिए बच्चों, तो अधिक ऊर्जा चाहिए। गाय, भैंस, ये सबको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम सब में सांस लेने के लिए एक विशेष अंग बनाया गया है जिसे हम लोग फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़ा। आप लोग नहीं देखे हैं फेफड़ा क्या? ये देखिए, देखिए आप लोग, हाँ, ये हुआ फेफड़ा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अलग से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए ना जी। हाँ, तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम लोग में फेफड़ा होता है। वही चीज यहाँ दिया है कि जंतुओं में सामान्यतः तीन प्रकार के क्या है बच्चों, शोषण अंग होते हैं। भूलना नहीं है, जंतुओं में 3 प्रकार के शोषण अंग होते हैं। कौन कौन? पहला होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया को हम लोग श्वास नली कहते हैं, भूलिएगा नहीं, ट्रेकिया, क नंबर में ट्रेकिया। दूसरा होता है गिल्स, जो कि मछलियों में पाया जाता है। किसमें? मछलियों में। ये शोषण श्वास नली जो है कि छोटे छोटे जंतुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है गिल्स, और गिल्स किस में पाया जाता है? गिल्स भी एक शोषण अंग है बच्चों, इससे सांस लिया जाता है। ये मछली वगैरह सांस लेती है, ठीक है, सीप वगैरह, ठीक है, सांस लेता है इससे। अब फेफड़ा में तो जान ही रहे हैं, हम मनुष्य आ जाएंगे, मगरमच्छ वगैरह आ जाएगा, ठीक है, और बड़े बड़े जानवर सब भी आ जाएगा जिसके अंदर फेफड़ा होता है, बंदर वगैरह। तो इस सबको अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसको अलग विशेष अंग होता है। लेकिन इस समय कोई सांस लेने के लिए कोई अंग नहीं, गया हवा निकला बाहर, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं करके। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्वास नली या ट्रेकिया, आप लोग अक्सर देखे होंगे, इसको देखेंगे। ये ट्रेकिया समय क्या होता है, बार बार मैं ट्रेकिया बोल देता हूँ, ठीक है।
टिड्डा में क्या होता है, टो से टिड्डा, टो से ट्रेकिया होता है, इसलिए ट्रेकिया बोल देते हैं, तो आपको टिड्डा याद रखना। ये जो टिड्डा है, ठीक है, कीट इसको हम कह सकते हैं। ये जो कीट है, इसके अंदर जो है ना एक श्वास नली गया है, श्वास नली को ही हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। इसके अंदर श्वास नली गया है, ये क्या है, श्वास रंध्र है। ये क्या है, श्वास रंध्र। ये क्या करता है, हवा को अपने अंदर लिया, इसका जो है कि श्वसन, इसका शरीर से जो है ना जुड़ा होता है उत्तक, ठीक है, सांस लेके उत्तक को भेज दिया, और फिर उत्तक से जो भी निकला कार्बन डाइऑक्साइड धरती है रिलीज कर दिया, ठीक है। और तिलचट्टा में भी यही होता है। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा रीडिंग देंगे आपको समझाने के लिए। यहाँ पर है ट्रेकिया, ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीड़ों जैसे कि टिड्डा में होगा, जिसको हम लोग ग्रास ऊपर कहते हैं, नहीं तो तिलचट्टा कॉकरोच। हालांकि ये जो कॉकरोच है लड़कियों का फेवरेट है क्योंकि डर जाती है ना। हाँ, टिड्डा तिलचट्टा में होता है। ट्रेकिया शरीर के भीतर, ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नालिका है, जो एक और सीधे उत्तकों के संपर्क में होता है। ये जो है कि डायरेक्ट एक और उत्तक के संपर्क में होता है। यहाँ से गया है कौन चीज, ट्रेकिया गया, यानी श्वास नली गया है, जो कि सीधे एक और उत्तक के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, उत्तक के कांटेक्ट में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वो याद यह है कि स्थित शाखित, शाखित बोले तो बहुत पतला समझ सकते हैं, शाखित हवा भरी नालिका है, जो कि एक और सीधे उत्तकों के संपर्क में होती है, तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वासरंध्र नामक छिद्र में खुलती है, और दूसरी ओर श्वासरंध्र नामक छिद्र में खुलती है। बस यहाँ से गया, ये गया ऑक्सीजन, यहाँ पर गया जाके, चूंकि यहाँ बीच में जो है ना एक यहाँ पर क्या है, ट्रेकिया श्वास नली थी, सांस ली, श्वास नली के माध्यम से गया, और उसके ऊपर उत्तक है, ठीक है, उत्तक में इसको ऑक्सीजन पहुंचा दिया, उत्तक के माध्यम से फिर ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये होता है ट्रेकिया वगैरह में, तिलचट्टा वगैरह में। और आपको मैं बता दूं, ये सब में जो है ना हीमोग्लोबिन नहीं होता है लोग का खून में, इसलिए लोग का खून जो है ना सादा होता है। खून लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। मैं आपको बताया था ना, अगर नहीं भी बताया तो सुन लीजिए, खून लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये तेलचट्टा वगैरह में हीमोग्लोबिन होवे नहीं करता, इसलिए सब सादा रहता है। कभी तेलचट्टा को मारिएगा या मरा हुआ तेलचट्टा मिलेगा ना, तो एक बार साइंस से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उसको काट दीजिएगा कुछों से, देखिएगा उसके अंदर जो ब्लड निकलेगा बच्चों, वो सादा निकलेगा। क्या निकलेगा, सादा निकलेगा, व्हाइट निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। वही चीज यहाँ दिया गया है कि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कीटों में ट्रेकिया के द्वारा शोषण में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है, खून के माध्यम से नहीं होता है तिलचट्टा वगैरह में। इसका कारण यह है कि कीटों में हीमोग्लोबिन या उससे कोई रंजक वैसा कुछ होबे नहीं करता, हीमोग्लोबिन वगैरह, जो कि उसका ऑक्सीजन को लेके जाएगा पूरा बॉडी में, घुमा के फिर निकालेगा। उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन या उसी के जैसा कोई और रंजक पिगमेंट जो है कि नहीं होता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो। हालांकि हम मनुष्य में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बंधन को बांध के पूरा बॉडी में घुमा के फिर ले आता है, ठीक है ना। यही सब चीज तेलचट्टा वगैरह में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से कीड़ा में हम लोग, कीड़ा उड़ा में देख लिए कि कैसे होता है शोषण। अब हम लोग जानते हैं गिल्स के बारे में। गिल्स बोले तो मछली वगैरह में कैसे सांस लिया जाता है। मछली वगैरह जो सांस लेती है गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। किस माध्यम से, गिल्स के माध्यम से। गिल्स किसको कहता है, तो हाई वाला हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, इसी का नाम है गिल्स। ये मछली आप लोग देख रहे हैं, काश ये निकल के यहाँ कॉपी पे मेरा ये किताब घूमने लगे ना, तो मजा आ जाएगा खाने में। इसको लेके जाएंगे, बना के अभी बनाएंगे, चलेगा क्या बच्चों, आपको भी देंगे। हाँ, तो ये मछली है, ठीक है। हाँ, तो ये मछली में जो ये जो शोषण अंग है, इसी को गिल्स कहते हैं। ये वाला जो शोषण अंग देख रहे होंगे आप लोग की मम्मी कभी मछली बनाएंगी ना, घर में काटेगी ना, तो देखिएगा ये गिल्स रहता है। ये खून के तरह कथित टाइप का रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना खून भी आता है और जाते रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मछली में ज्यादा दिख रहा है, क्या है जी, रेहू है क्या जी हाँ, चलिए आइए देखते हैं गिल्स के बारे में देखते हैं। देखिए, गिल्स विशेष प्रकार के शोषण अंग है। गिल्स क्या है, एक विशेष प्रकार का शोषण अंग है, जो जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग कर शोषण के
लिए करता है। और गिल्स में एक क्षमता होता है जो कि जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अलग कर देता है और अलग कर जो कि मछलियों को प्रदान करता है। शोषण के लिए गिल्स का होना मछलियों में एक विशेष लक्षण है। इसमें एक विशेष लक्षण कहिए चाहे कोई कहिए, मछली में तो रहबे करेगा। ठीक है, अब हम लोग का वीडियो खत्म हो जाएगा बच्चों, ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं ये बस थोड़ा सा और है, आप समझ लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, प्रत्येक मछली में गिल्स दो समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आंख के पीछे किसके पीछे, आंख के पीछे देख सकते हैं ये आप लोग, ये आंख के पीछे होता है गिल्स। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ठीक स्थित होता है। प्रत्येक में गिल्स के आगे और पीछे जो कि श्रेणीक्रम तरीके में व्यवस्थित होती है। हर गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होता है। जितना भी गिल्स होता है ना, एक थैली चपटी, इसको हम लोग थैली चपटी बोल सकते हैं। ठीक है, थैली चपटी में क्या होता है, स्थित होता है जिससे कि गिल्स कोष्ठक कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं गिल्स कोष्ठक। क्या कहते हैं इसको बच्चों, गिल्स कोष्ठक कहते हैं इसी को, गिल्स कोष्ठक कहते हैं। गिल्स कोष्ठक में एक आहार नाल ग्रसनी को हम लोग फैरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरिक्स कहते हैं, फैरिंग्स। ग्रसनी या फेरिंग्स में खुलती है तथा दूसरी और शरीर से बाहर खुलती है। प्रत्येक गिल्स कोष्ठक में कई गिल पट्टिकाएं होती है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ समझिए कि जितने भी मछलियां होती है, यहाँ एक गिल्स होता है। ठीक है, इसी को हम लोग गिल पट्टिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल पट्टिकाएं भी कहते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है ना, ये गिल कोष्ठक के अंदर, इसको गिल कोष्ठक है। गिल कोष्ठक के अंदर कई गिल पट्टिकाएं होती है। और ये जो है गिल पट्टिकाएं, ये आपको याद रखना है, एक अंदर की ओर खुलती है। मछली में भी तो आखिर सर आती है, भोजन करने के लिए भोजन वाला नली है, ग्रसनी है, ग्रास नली है। तो मान लीजिए मछली के अंदर जो ये ग्रास नली इस टाइप अंदर में है, तो इसका जो ये गिल्स है एक ग्रसनी में खुलता है। कहाँ खुलता है, ग्रसनी में। ये बाहर वाला बाहर की ओर खुलता है। आपको ये समझना होगा, ये अंदर की ओर खुलता है जो ग्रसनी से अटैच होता है। किससे, ग्रसनी से अटैच होता है, और ये बाहर की ओर खुलता है। तो मछली क्या करती है, जब इधर से जल लिया या जल के साथ कोई भोजन जाती है, भोजन देखिए इसके अंदर गया है। देखिए मान लीजिए कोई छोटा सा मछली भी ये खा ली, तो अंदर गई, तो मछली के साथ साथ पानी में तो जाएगा, क्योंकि मछली तो हमेशा पानी में रहती है। तो पानी के साथ साथ ये अंदर गया। तो जब ये अंदर जाता है बच्चों, तो पानी में गया, तो गिल्स क्या करता है, भोजन को क्या करता है, वो ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में भेज देता है। ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में भेज दिया। वही पानी जो इसके अंदर गया, वो इसमें क्या होता है, ये जो गिल पट्टिका है, ये गिल पट्टिका हमें क्या होता है, यहाँ ब्लड भी आता है, खून आता है। ये खून जो हीमोग्लोबिन वगैरह सब होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके पानी को बाहर कर दिया, और शरीर को ऑक्सीजन भी मिल गया, भोजन अंदर चला गया। ठीक है, इस तरह से मछली जो है कि शोषण करता है और भोजन भी कर लेता है। और उसके बाद होता है वही चीज यहाँ दिया गया। आप एक बार फिर से रीडिंग में दे रहा हूँ, समझिए, यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। मछलियों में जल की धारा मुख, यानी कि जिधर से धारा बहती है, धारा से आहार नाल के फैरिंग्स बोले तो वही ग्रसनी, फैरिंग्स में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन ही तो फैरिंग्स यानी कि ग्रसनी में पहुंच जाता है। भोजन क्या के, जैसे मान लीजिए मछली है, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये मछली ऐसे ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है। तो भोजन जो यहाँ से खाया, ये अंदर चल गया गिल्स के माध्यम से, और जल निकल गया। जल की धारा में स्थित भोजन तो फैरिंग्स से ग्रास नली में चला जाता है, परंतु जल गिल्स कोष्ठक में तथा फिर शरीर से बाहर चला जाता है। गिल कोष्ठक से शरीर से बाहर चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे क्या होता है, जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियां, वही बोले ना, गिल्स की जो रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है, तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। इस प्रकार शोषण जो है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त के द्वारा होते रहता है, विश्रम द्वारा होता है। यही चीज जो कि झींगा में भी होता है। झींगा में भी क्या होता है, गिल्स होता है। सीप जानते हैं, गाना भी है, सीप में मोती रखने वाले। ठीक है, झींगा सीप में सारे जली जीव में इसी तरह का शोषण होता है। एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि आपको समझा दूं, ये आप चित्र देख पा रहे हैं, शॉर्टकट में समझिए क्या करता है। जब ये इधर से जल गया, इसके अंदर जल गया, तो ठीक है, जल गया, तो ये आंख के हल्का सा पसर्व भाग में होता है, यानी कि थोड़ा सा बगल में होता है, दो गो होता है।
ठीक है। यहाँ पर जो भी गिल पट्टिकाएं होती है वो क्या करती है, इसमें मौजूद जो भी ऑक्सीजन है, जो भी जल में मौजूद ऑक्सीजन है, वो गिल पट्टिका क्या करती है, वो अलग हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो है ना ब्लड का जो है, मैं अभी बताया था ना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रक्त वाहिनियां भी होती है, दिख रहा है ना, रक्त वाहिनियां यहाँ देखिए, है ना, रक्त वाहिनियां भी स्थित होती है। रक्त वाहिनियां सब होती है, वही क्या करती है, ऑक्सीजन को यहाँ से लेके पूरा शरीर के, मछली का पूरा शरीर को दे दिया, और फिर उधर से ही आया, खून के माध्यम से आया, यहाँ पर छोड़ दिया कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जल में चल गया, फिर मछली मुंह के माध्यम से इधर से लिए, जो जल गया, जल यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ गैस के हेल्प से क्या होता था, अलग हो गया, क्या अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, फिर ऑक्सीजन अलग गया, पानी से ऑक्सीजन अलग हो गया, फिर पूरे शरीर में गया, फिर यहीं पर आके छोड़ दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि ऑक्सीजन खींचेगा ऑक्सीजन, निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करता है, मछली अगर भोजन करती है, मान लीजिए यहाँ कोई भोजन है, तो ये भोजन जैसे कि, तो भोजन गया, भोजन के साथ साथ पानी भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, पानी यहाँ से निकल जाता है बाहर, ठीक है, यहाँ से पानी बाहर निकल गया, जो अथी है भोजन है वो, ये जो दिया गया ये गिल्स, ठीक है, ये जो गिल्स दिया गया, गिल पट्टिका दिया गया, ये जो ऊपर का भाग है ना, ये डायरेक्ट ज्वाइंट होता है, किससे, ग्रसनी से ज्वाइंट होता है, ठीक है। इसीलिए भोजन जब ग्रसनी में पहुंचता है तो वहां से जल निकल जाता है, और ग्रसनी में भोजन चला जाता है, और जल इस जगह बाहर निकल जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, रीडिंग दीजिएगा और अच्छा से समझिएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कैसे होता है। अभी एक थोड़ा सा बचा हुआ है, 1 मिनट के अंदर, अब मैं 1 से 2 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। आप बचा फेफड़ा। तो आप लोग जान रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े जीव है उसको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, और जब अधिक मात्रा में बच्चों उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो क्या करेगा, जब वो अधिक मात्रा में उसको, बच्चों मेरे, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके पास ऑटोमेटिक बड़ा होनी चाहिए ना कुछ, तो उसके लिए अलग से एक श्वसन अंग होता है जिसे हम लोग फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ा के बारे में मैं नेक्स्ट अध्याय में पूरे विस्तार से पढ़ाऊंगा। आज केवल ये जान लेते हैं कि फेफड़ा होता किस किस में है। तो उपसंग्र वस्टिकेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में शोषण के लिए फेफड़ा पाया जाता है, ठीक है, किसमें, उपसंग वस्टिकेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में, ठीक है, लंग्स पाया जाता है, जो वायवीय शोषण के लिए जो है कि उपयोग आता है। वर्ग देखिए यहाँ पर वर्ग दिया गया, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि वर्ग एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंतर्गत क्या आएगा, मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आपको जवाब देना होगा एम्फीबिया। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है, एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा, ठीक है, त्वचा तथा मुख ग्रसनी से श्वास जो है कि ले सकता है। ये मेढक बड़ा डेंजर है। ये क्या करेगा, देखिए ये ना फेफड़ा से तो सांस लेवे करता है खतरा, लेकिन ये जो है कि त्वचा से भी मेढक सांस ले लेता है, त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी शोषण होता है। इसीलिए मेढक को अगर आप मट्टी में गाड़ दीजिएगा, अगर वो चपाएगा नहीं बच्चों, चपाने का मतलब वो दबा के नहीं मरेगा, तो मेढक जमीन के अंदर भी जीवित रहेगा कई दिनों तक। तुझे क्यों, हालांकि वो भूख से मर जाए अलग बात है, लेकिन वो जमीन के अंदर भी जीवित रह जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन वो त्वचा से ले लेगा, ठीक है, उसको जल में फेंकिए तो जल में भी ले लेगा, कहीं ना सब जगह से सांस ले लेता है, ठीक है। इसीलिए मेढक पानी में भी रह लेगा, और देखिएगा इधर मिट्टी पर भी कुदकते रहेगा। वही चीज यहाँ दिया कि वर्ग एम्फीबिया के अंतर्गत मेढक आएगा। मेढक में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी शोषण होता है, परंतु रेप्टी क्या है, हाँ यही है ना, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के अंतर्गत आएगा सर्प। ये है सर्प, बोले तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, हाँ काटेगा जो, हाँ सर्प, सांप, ठीक है, सर्प। लिजार्ड, लिजार्ड बोले तो जानते हैं लिजार्ड, हाँ वही छिपकली गिरगिट्टी सब में होता है, उसी का प्रजाति लिजार्ड, ठीक है। लिजार्ड, कछुआ तथा मगरमच्छ, मगरमच्छ आप लोग जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेप्टिलिया, रेप्टिलिया तथा उच्च श्रेणी के, उच्च श्रेणी के बात करें तो उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा जैसे कि एवीज पक्षी, ठीक है, एक पक्षी के अंतर्गत आएगा। फिर है मेमेलिया, मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत हम मनुष्य आएंगे। हम लोग किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे, तो ममेलिया वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और इन सबों में जो शोषण होता है ये फेफड़ा के माध्यम से होता है, लंग्स के माध्यम से होता है। तो अब हम लोग आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम लोग संपूर्ण चैप्टर को, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मानव शोषण तंत्र, वो भी पूरा विस्तार पूर्वक, ठीक है।
यहाँ पर देखिए मैं ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बच्चों। ठीक है, ये करके मैं इस चैप्टर का समापन कर दूंगा। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो पता नहीं फिर हम लोग कब मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।